गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। आज सौदा आपका में हम शामिल करने वाले हैं अपने जयपुर के दर्शकों के सवाल। जी हां, आज है जयपुर स्पेशल, लेकिन उससे पहले आपको देते हैं एक अपडेट कमोडिटी बाजार का। डॉलर में मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव पिछले एक हफ्ते में निचले स्तर पर लुढ़क गया है। कॉमेक्स पर इसमें $1180 के नीचे कारोबार हो रहा है। सोने की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। चांदी भी $16 के नीचे है। ग्रीस संकट सुलझने की उम्मीद से सोने पर दबाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिका के अच्छे आंकड़े से भी सोने पर दबाव बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका में भंडार घटने से क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिला है। अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका में क्रूड का भंडार करीब 32 लाख बैरल घट गया, जबकि उम्मीद सिर्फ 15 से 20 लाख बैरल की गिरावट की थी। इस तरह से अनुमान से ज्यादा अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है। ब्रेंट क्रूड का दाम $64 के भी पार चला गया है। WTI में $61 के ऊपर कारोबार हो रहा है। आज यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट की भी इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी। इस बीच लंदन में कॉपर में फिर से गिरावट आई है। घरेलू स्तर की अगर बात करें तो डॉलर के मुकाबले आज रुपए में हल्की सी कमजोरी है। $1 की कीमत ₹63.60 के पार चली गई है। वहीं मानसून बिहार के कुछ इलाकों में अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार खुल गए हैं और एक नजर डालते हैं। गोल्ड 26,620 पर ओपन हो रहा है। फिलहाल मजबूती दिख रही है हमें गोल्ड MCX में कमोडिटी बाजारों में। सिल्वर 36,114 रुपए के साथ आज ओपनिंग कर रहा है। तो वहीं क्रूड की अगर बात करें तो 3,906 का भाव क्रूड में देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस 173 रुपए 40 पैसे पर खुल रहा है। कमजोरी के साथ कॉपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कॉपर में काफी एक्शन दिख रहा है। 366 रुपए से ऊपर कॉपर की ओपनिंग हो रही है। कुछ और मेटल्स में निकल 815 रुपए 70 पैसे पर है निकल। इसके बाद हम नजर डालते हैं एल्यूमिनियम पर 107 रुपए 75 पैसे की ओपनिंग के साथ एल्यूमिनियम है आज कमोडिटी बाजार में। लेड 113 रुपए 85 पैसे पर ओपन हो रहा है। जिंक 130 रुपए 50 पैसे के भाव पर आज कमोडिटी बाजार में खुल रहा है। कुछ एग्री कमोडिटी सोया ऑयल 581 रुपए पर ओपन हो रहा है। 581 का भाव हम देख रहे हैं। सोयाबीन 3,458 रुपए कमजोरी के साथ आज ये खुल रहा है सोयाबीन। क्रूड पाम ऑयल 449 रुपए पर ओपन हो रहा है। वहीं और भी कुछ एग्री कमोडिटीज में मस्टर्ड सीड देख सकते हैं आप 4,057 के साथ खुल रहा है। कमजोरी दिख रही है फिलहाल। चना भी कमजोर है 4,113 के भाव पर लाल निशान के साथ ओपनिंग हो रही है चना की। चीनी 2,180 के भाव पर खुलते हुए नजर आ रहा है। जीरा 15,855 के भाव पर कमजोरी के साथ फिलहाल खुल रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर एग्री कमोडिटीज में हम मानसून का भी असर आने वाले समय में देखेंगे। जिस तेजी से मानसून देश के दूसरे जगहों का रुख कर रहा है। जीरा 15,855 के साथ खुल रहा है। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डेस्टिमनी कमोडिटीज के मनीष शर्मा। गुड मॉर्निंग मनीष जी। सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर है, क्या गिरावट और बढ़ेगी? ये जो चमक फीकी हो रही है, इसमें क्या करने की आप सलाह देंगे इंट्राडे में सर? जी गुड मॉर्निंग। अगर सोने में अगर आप देखें तो 1180 से 1210 रुपए की एक रेंज थी इंटरनेशनल टर्म्स में, और नीचे में हमें 1180 के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। MCX पे अगर आप बात करें तो 26,500 के नीचे एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई भी उछाल मिलता है तो 26,850 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में पहला टारगेट होगा 26,500, और 26,500 के नीचे हम ट्रेड करते हैं तो पॉसिबल है 26,200 तक के लेवल्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल बाजार में चांदी भी हम देख रहे हैं $16 के नीचे रहा है। तो चांदी पर क्या नजरिया है? जी चांदी में भी वही राय होगी। कोई भी उछाल मिलता है वहाँ पर शॉर्ट करने की राय होगी। ऊपर में प्राइसेस क्रॉस होते हैं बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे चांदी में भी कोई भी उछाल आता है तो शॉर्ट करने की राय होगी। MCX पर अगर आप बात करें 35,800 और 35,500 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सोना और चांदी में आप सेल की रणनीति कह रहे हैं, लेकिन क्रूड काफी ऊपर जा चुका है। आज EIA का डेटा भी आएगा, क्या करें इसमें?
जी, क्रूड में अगर आप देखें ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है। इंटरनेशनल में भी मुझे लगता है एक बार नाइमेक्स क्रूड 65 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। M6 अगर आप बात करें काफी अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम है। 3940 का एक हर्डल जरूर है, बट मुझे लगता है अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो हम 4000 के ऊपर तक के लेवल्स भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और करंट रेट पे बाय करने की सलाह होगी। ऊपर में पहला टारगेट होगा 4050 का। अगर मोमेंटम वहां से भी पिकअप होता है, वॉल्यूम एक्शन देखने को मिलता है, तो 4200 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। मनीष जी, बेस मेटल्स के पैक में आज आपकी नजर कहाँ रहने वाली है? जी, अगर बेस मेटल में देखें इस ओवरऑल एक्सपायरी में काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला है और काफी सारे बेस मेटल्स काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है यहाँ पे एक निकल में काफी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशंस में। 800 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 815 के आसपास बाय करने की सलाह होगी। शॉर्ट कवरिंग के चलते मुझे लगता है एक बार 840 तक के लेवल्स इसमें टेस्ट हो सकते हैं। और रुपए में आज क्या करने की आप सलाह दे रहे हैं? जी, रुपए में देखें तो 64 का एक मेजर सपोर्ट था, वो टूट चुका है। 6370 का एक मेजर सपोर्ट था, वो टूट चुका है। तो ओवरऑल मोमेंटम रुपए के फेवर में ही है। कोई भी उछाल आता है तो 6390 का एक स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट करने की राय होगी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में रुपया और भी मजबूत हो सकता है और 6320 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया मनीष जी हमसे बात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। जानकारों को एग्री कमोडिटी में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडीएक्स पर सोया तेल के अगस्त वायदा में 584 रुपए पर बिकवाली करें। नीचे में भाव 576 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में आपको 589 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी जीरा है। इसके जुलाई वायदा में 16,060 रुपए के स्तर पर बेचे। नीचे में आपको 15,700 रुपए का टारगेट मिल सकता है। इस सौदे में आपको 16,200 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का। आगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट क्या चल रहा है यहां पर आपको बताएंगे। A2F presents Top Stock of the Hour, made for the top position. वेलकम बैक। एक नजर बाजार पर डाल लेते हैं। सेंसेक्स में करीब 101 अंकों की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। 27,906 पर सेंसेक्स टिका हुआ है। वहीं निफ्टी 8,400 के अहम स्तर को पार करते हुए 8,409 पर है। 27 अंक की मजबूती के साथ निफ्टी में फिलहाल कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो 870 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं, तो 369 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं। जाहिर तौर पर फिलहाल एडवांसेस की तरफ है ये रेशियो। मिड कैप मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हम 13,090 पर देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी सुबह हमने देखा था जब ओपन हुए थे बाजार तो थोड़े लाल निशान पे कमजोरी थी। मुनाफा वसूली का दबाव बैंक निफ्टी में था, लेकिन अब इनसे ऊपर आते हुए जो निफ्टी के गेनर्स हैं उसमें जी एंटरटेनमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, HUL और भेल शामिल हैं। लेकिन कुछ काउंटर्स जिनमें कमजोरी नजर आ रही है उसमें बैंक आगे हैं। बैंकों के शेयर PNB में हम देख रहे हैं कमजोरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कमजोरी है। एशियन पेंट्स भी लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, HDFC और बजाज ऑटो भी लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ गए नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा। मानव, गुड मॉर्निंग। निफ्टी 8,400 को पार करते हुए एक्सपायरी के हम बेहद करीब हैं। आप किस तरह के लेवल आज देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे भी तो लास्ट 8 कंसेक्यूटिव सेशन में हमने एक कंटिन्यूस प्राइस देखा है एंड आज भी निफ्टी 8400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ऑन दी अपसाइड मैक्सिमम अपसाइड जो हमें कैप दिख रहा है वो है 8430 टू 8450 स्पॉट लेवल्स एंड हमें नहीं लगता कि निफ्टी इमीडिएटली इस लेवल्स को ब्रीच कर पाएगा। इनफैक्ट चांसेस काफ़ी हाई है फॉर अ शॉर्ट टर्म पॉज और शॉर्ट टर्म करेक्शन आने के। तो सो वी आर रिकमेंडिंग क्लाइंट्स के वो एट दीज लेवल्स एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें, बिकॉज जो भी ओवरबॉट जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है काफ़ी ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म एग्जॉशन दिख रहा है। सो एक्सपायरी के चलते आई थिंक 8430 का अपसाइड हमारा टारगेट रहता है।
और बैंक निफ्टी को आप कैसे देख रहे हैं? हमने सुबह देखा आज जब खुले थे तो लाल निशान में थे, लेकिन अब मजबूती के साथ 21 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में दिख रही है। आप किन स्तरों को देख रहे हैं यहाँ पर सर? देखिए, बैंक निफ्टी का अपसाइड 18,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इमीडिएटली उसे ब्रीच करता है और उसमें अपसाइड ब्रेकआउट आता है, सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में तभी जाके कोई मोमेंटम आने की संभावना है। अगर आप देखेंगे भी तो लास्ट 2 दिन में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वो लेवल के आसपास आके एक पॉज बनता हुआ दिख रहा है। एंड सेक्टोरल स्टॉक स्पेसिफिक में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आना अभी भी बाकी है, बिकॉज काफी स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में से एक बाउंस हमने देखा है। सो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस है एंड हमें लगता है इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में बैंक निफ्टी का अपसाइड टारगेट अराउंड 18,800 to 900 के लेवल्स देख सकते हैं। और हम मानव से बातचीत करेंगे, कुछ आपके सवालों के जवाब भी देंगे मानव आगे शो में, लेकिन फिलहाल एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ब्याज दर में कटौती क्रेडिट ग्रोथ पर निर्भर करेगी। 31 मार्च 2013 से आरबीआई 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 8% तक रिपो रेट पे ले गए। हम लोग खाली 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा के उसको 10% पे लाए थे। तो जब ऊपर गया तब भी हम लोग जितना आरबीआई ऊपर गया था उतना ऊपर गए नहीं थे। अभी जब आरबीआई घटाए हैं, आरबीआई 75 बेसिस पॉइंट घटाए हैं, हम भी जो जितना हम ऊपर गए थे 30 बेसिस पॉइंट वो घटा दिए। सो वी आर बैक एट द सेम प्लेटफॉर्म। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हाउ मच मोर वी कैन पास, it will depend on a number of things, but it will depend upon credit growth. We need to see credit growth coming back, and only when we see sufficient amount of credit growth and sufficient possibilities, at that point of time we can consider cutting rates further. हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है उनके पास दे हैव एन ऑप्शन टू कॉल ऑन वंस द लेजिस्लेशन कम, सो दे हैव एक्सरसाइज दैट कॉल ऑप्शन। तो उनका जो स्टेक है दे वांट टू टेक इट अप टू 49%, सो वी विल बी लुकिंग एट दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, they have also expressed their willingness to take up 10% stake, so we'll be looking at both of these. सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का महल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधे चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। जी हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे पहुंच गया है ये गेम, और जो ताजा अपडेट चल रहे हैं उसको आपको दिखाते हैं कि कौन यहाँ पे सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, किसकी बाजी है। तो जो सबसे पहले ट्रेडिंग लीग का हमारा दिख रहा है ट्रेडर्स बोर्ड, उसमें दिनेश कुमार एक नया नाम सामने निकल के आया है जो इस समय 111% की भारी कमाई कर रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और ये एक बिल्कुल नया नाम निकल गया। आपने देखो कल दूसरा नाम था इसमें, जयेश कुमार 92% कमाई अब तक कर चुके हैं। तो ये दो बिल्कुल नए नाम देखें। वहीं इब्राहिम अहमद को आप देखेंगे 43% की शानदार कमाई। तो एक नए 3 नाम निकल के आए अब तक की इस ट्रेडिंग लीग में और जबरदस्त कमाई करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन महिलाओं के सेगमेंट में देखें तो रजनी बंसल यहां पे भी एक नया नाम निकल के आया, 40% तक की कमाई अब तक ये कर चुकी है। वहीं निर्मला देवी भी देखिए तो 21% की शानदार कमाई यहां कर चुकी है। तो बिल्कुल नए नाम उभर के निकल के आ रहे हैं जो शानदार कमाई कर रहे हैं। कमोडिटी में नजर डालते हैं कि वहां इस समय कौन बाजी मार रहा है, सबसे ज्यादा कमाई कौन कर रहा है। तो वहां पे भी रजनी बंसल, दोनों जगह पे आप देखिए रजनी बंसल यहां पे भी 40% कमाई कर चुकी है कमोडिटीज में। तो ये एक शानदार परफॉर्मेंस, डबल स्क्वाड कह सकते हैं आप। लेकिन देखते हैं रैंक कहां से बदल रही है, कौन ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहां पे जो अनूप गुप्ता है वो 1643वीं रैंक में पहुंच गए हैं, जो पहले 21वीं रैंक में थे। जबरदस्त गिरावट आई है अनूप गुप्ता की रैंक में। वहीं जो है किरण जो है उनको भी आप देखें तो वो भी 28वीं पायदान से गिर के 1647वें पायदान में पहुंच गए। तो जबरदस्त उठापटक रैंक में यहां पे भी चल रही है। महिलाओं वाले सेगमेंट में देखें कि वहां पे रैंक किस तरीके से बदलती हुई दिख रही है। तो उसमें आप देखेंगे तो नमिता ये 6th रैंक में थी पिछली बार, अभी 560वीं रैंक में
पहुंच गई हैं। उसी तरीके से रोजीना को अगर आप देखेंगे तो 28वीं से गिर के 540वीं रैंक में, तो रैंक में भारी उठापटक यहां पे देखने को मिल रही है, जबकि ट्रेडिंग लीग में जो डे ट्रेडिंग चल रही है उसमें नए नाम उभर के सामने आ रहे हैं। तो आईटीएल के जरिए इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम आप भी जीत सकते हैं। आपको इसके लिए करना सिर्फ ये है कि indiantradingleague.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करिए और इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको 25,000 रुपए कम से कम डिपॉजिट करने होंगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आप एक दिन में कितनी बड़ी ट्रेडिंग करें, लेकिन आपको ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए देनी है, यानी बड़ी से बड़ी ट्रेडिंग पे सिर्फ 20 रुपए का आपको ब्रोकरेज लगेगा। साथ ही आपके पास 1 करोड़ रुपए का इनाम कमाने का मौका हमेशा बना रहेगा। Future Perfect HDFC Securities presents Market Headline. वेलकम बैक। सौदा आपका में आज हम गुलाबी शहर जयपुर का रुख कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जयपुर के हमारे दर्शकों को हम जोड़ें, सौदा आपका के साथ उनके सवालों का जवाब दें। शहरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं नेटवर्थ स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा, और सबसे पहला सवाल जयपुर से एसएस मेहता साहब का हमारे साथ है। सुनते हैं मेहता जी क्या जानना चाहते हैं। मैंने एसबीआई के 100 शेयर्स लिए हैं 330 के रेट के हिसाब से, तो इसका फीचर्स वगैरह क्या है, कितने समय तक होल्ड रखें ताकि ये इसके भाव 400 के आसपास आ जाए। जी, तो चाहते हैं कि 400 तक का स्तर छुए, ये तो खैर बताना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है एसबीआई में। मेहता साहब को मानव क्या सलाह देंगे, इन्हें क्या करना चाहिए? आपको चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं एसबीआई के? देखिए, ये जो स्टॉक है ये अभी एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म एक डिक्लाइन मोड में ही चल रहा है। रिसेंटली जो उसका हाई बना था 340 के आसपास से, वहाँ से स्टॉक गिर के अभी अराउंड 250 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता एसबीआई में यहाँ से और ज़्यादा डाउनसाइड हमें दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर इन्हें मौका मिले तो करंट लेवल्स में अगर चाहें तो थोड़ा एटलीस्ट और एवरेज कर सकते हैं, और अपना होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 मंथ्स रखे ये स्टॉक में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली जो भी पीएसयू बैंक्स में जिस तरह का हमने गिरावट देखा है उसके हिसाब से एसबीआई ने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया है, एंड 250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के मैं तो उन्हें एवरेज करने की सलाह दूंगा। शिवेन से बात करते हैं, जयपुर से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ क्योंकि सौदा आपका है जयपुर स्पेशल। शिवेन जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैम गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास में एक्सिस बैंक के 200 शेयर्स हैं 551 पे, और एलएनटी का शेयर्स मैम 1641 के रेट पे है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मैम कि अगले 2 साल में इसका व्यू क्या है, और मैं मानव सर से ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं अगर एसआईपी करूँ इन दोनों में नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए तो कैसे रहेगा? ऑलराइट, सो आप दोनों में ही मुनाफे पे बैठे हैं, इसके लिए आपको बहुत मुबारक हो। बाजार का मूड चाहे जैसा हो, एक्सिस बैंक और एलएनटी में शिवेन को फायदा हो रहा है। मानव, आपने सुना इनका सवाल, क्या सलाह आप देना चाहेंगे इन दोनों स्टॉक्स में, और क्या एसआईपी के लिए आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, क्या वो बेहतर ऑप्शन रहेगा इनके लिए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक की पहले बात की जाए तो इन्होंने जो कंपनी लार्सन ली है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा, जो लार्सन है इनका मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव जो इसका हमने अपसाइड टारगेट निकाला है कहीं ना कहीं 1900 to 1950 का है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अगर आप एज अ होल देखिए फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पैक्स ये सेक्टर ने, एंड फ्रॉम दिस स्टॉक इटसेल्फ ये काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। रिसेंटली भी जिस तरह मार्केट गिरा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने उसे डिस्काउंट
करके आउट परफॉर्म किया है एंड कंटिन्यूसली अपने 1500 के लेवल से चढ़ के 1700 के लेवल्स को ब्रीच किया है, जो उसने अपने करेक्शन को नेगेट किया है। आई थिंक इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव 1900 का टारगेट रखे और इन्होंने अपना जो दूसरा स्टॉक एक्सिस बैंक बताया था, ये स्टॉक अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन पे चल रहा है। प्राइवेट बैंक में से दिस इज वन ऑफ द टॉप पिक्स फ्रॉम आवर साइड। ये स्टॉक में ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। अगर मैक्सिमम इसमें 550 तक भी आए तो मैं तो नहीं बोलूँ उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जो उनके कॉस्ट प्राइस के पास है। अपसाइड में इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 590 का, जो इन्हें नोट करना चाहिए। अगर 590 अगर सपोज क्रॉस करता है तो ये स्टॉक एक नए हाई की तरफ जाएगा एंड इसका अपसाइड टारगेट अराउंड 620-25 का बैठता है। स्टॉक स्पेसिफिक में SIP करने का एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है, जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर SIP करने की सलाह रहेगी तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में SIP करें। अगर इन्होंने एक्सिस बैंक लिया तो ICICI बैंक एक स्टॉक बहुत अच्छे लेवल में लग रहा है और अच्छे लेवल्स में हमें मिला है, तो ICICI बैंक और HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर्स में से SIP कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो फिर मेटल सेक्टर्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो उसमें एक अच्छे रिटर्न आने के चांसेस है, तो टाटा स्टील को भी आप देख सकते हैं फॉर SIP पर्सपेक्टिव। और अब कमलेश जी जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते कमलेश जी, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं सर? मैंने क्लेरिन केमिकल का शेयर लिया हुआ है। मैंने ये 925 रुपए के भाव से लिया हुआ है और 3-4 महीने में इसको होल्ड कर सकता हूँ। इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस के बारे में बताएं। 925 के भाव पर लिया है, फिलहाल 860 के आसपास क्लेरिन केमिकल। नुकसान हो रहा है कमलेश को। मानव जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कमलेश जी के लिए? देखिए, ये स्टॉक में एक्चुअली जिस तरीका का हमने करेक्शन देखा है, ये एक्चुअली एक फेज रहता है स्टॉक में। एक आफ्टर सीरीज ऑफ एडवांस के बाद एक हमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये जो स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी भी डाउनसाइड एटलीस्ट 5 to 8% आ सकता है, बिकॉज अभी भी इसके जो करेक्टिव पैटर्न्स हमने देखे हैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। बॉटम फॉर्मेशन होने को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में होल्ड करे तो अच्छा रहेगा। इन्हें अगर ये अपना टाइम होराइजन अगले 3 से 4 महीने का रखे तो एटलीस्ट इन्हें शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट एक 10 to 15% का रैली देखने मिल सकता है। बट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में ये स्टॉक अभी भी डाउनसाइड करेक्शन मोड में ही चल रहा है। और अब अनीता जी से बात करते हैं। अनीता जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहती हैं मैम? नमस्ते मैम, मैंने अदानी इंटरप्राइजेस का लिया 500 में 500 शेयर जी। ओहो, वो डाउन पे चले गया, आप क्या किया जाए? जी काफी डाउन चला गया, 400 रुपए के नुकसान पर अनीता जी बैठी हैं। मानव, इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? 400 रुपए का नुकसान 500 शेयर पर, काफी बड़ा नुकसान है इनके लिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो स्टॉक्स में हमने शॉर्ट टर्म मर्जर्स या जो भी इनका अदानी पावर और दूसरे कंपनी के साथ कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइस में आ चुका है। मेरे हिसाब से उन्हें बहुत जल्दी उनके उसमें रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये स्टॉक स्पेसिफिक की बात की जाए तो इसमें जो भी इन्होंने वैल्यू के हिसाब से उन्होंने लिया है, आई थिंक उसके हिसाब से शी इज़ नॉट रियली मेकिंग दैट काइंड ऑफ अ लॉस अगर वो अपने देखेंगे तो। बट फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अदानी में हमने रिवैल्यूएट किया है। इसमें जिस तरीके का प्राइस में डिक्लाइन आया है, मेरे हिसाब से इन्हें ये स्टॉक में से एटलीस्ट हाफ पार्शियली तो एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक में जो प्राइस फॉर्मेशंस और जिस तरीके के पैटर्न फॉर्मेशन बने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक निगेट करते हैं। मैं इन्हें सलाह दूंगा कि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लेवल्स में मिल रहे हैं। ये चाहे तो टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक 25-30% डिक्लाइन हो चुका है फ्रॉम इट्स रीसेंट हाइज एंड यहाँ से बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आ रहे हैं। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में टाटा मोटर्स में अपसाइड 20-25% मिल सकता है। सो कहीं ना कहीं ये अपना लॉस जो ऐसे स्टॉक में हो रहा है, एक्चुअली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ऐसे स्टॉक्स में जाएंगे तो शी कैन एटलीस्ट मेक सम प्रॉफिट्स। स्मार्ट सिटी का आज एक ऑफिशियल लॉन्च हुआ है और इस योजना पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने। रोलिंग सर, कल 3 बड़ी योजनाएं लॉन्च करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से और अर्बन डेवलपमेंट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। किस तरह की योजनाएं हैं और क्या फायदा होगा ओवरऑल शहरी विकास? शहरी विकास में समग्र विकास होना चाहिए, संतुलन विकास होना चाहिए।
और गरीब लोगों का भी विकास होना चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। इसको सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल 3 महत्वपूर्ण, एक सुंदर नगरी माने स्मार्ट सिटीज, दूसरा अटल मिशन फॉर रिजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन शहरी विकास के लिए, तीसरा मकान सबके लिए मकान, ये तीनों का विधि विधान क्या है, गाइडेंस क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, सब कल हम सबको अवगत कराएंगे। 500 म्युनिसिपल चेयरमैन को, मेयर्स को बुलाया हमने। 2 दिवसीय वर्कशॉप होगा। जो गाइडेंस कल जारी होगा उसके बारे में स्पष्टीकरण, डाउट्स कोई है तो क्लैरिफिकेशन वगैरह उसी में देंगे। सर, इस साल के आखिर तक कितनी स्मार्ट सिटीज का चुनाव कर लिया जाएगा और कब तक 100 स्मार्ट सिटीज देश के सामने? स्मार्ट सिटी निर्माण करना रातों रात में होगा नहीं सर, सिलेक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी, सिलेक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज के लिए प्रक्रिया कल विधि विधान अवगत कराने के बाद शुरू होगा और कितना तेजी से होगा वो उसके ऊपर निर्भर है। वहां गाइडेंस इश्यू करेंगे। गाइडेंस के आधार पर एक स्टेट कुछ शहरों को अपना पॉपुलेशन के आधार पर नॉमिनेट करना पड़ेगा। उसमें से सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको सिटी चैलेंजिंग सिस्टम कहते हैं। सिटी चैलेंजिंग शुरू होगा। मैं आशा करता हूं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें इंकरेज किया जा रहा है। किस तरह से प्रोसीजर रहेगा फंडिंग का? केंद्र सरकार का क्या रोल होगा? इंकरेज का सवाल नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही एकमात्र विकल्प है। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है। उतना पैसा सरकार के पास है नहीं, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसी को हमने चयन किया, उसी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार यहाँ हैंड होल्डिंग के रूप में कुछ मदद करेंगे। सर, आपने म्युनिसिपल कमिश्नर्स और मेयर्स की बात करी। कई विदेश कहा जाए कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके एम्बेसडर्स कल इस बड़े देखेंगे आप? बहुत कंट्रीज ने रुचि दिखाया, वो सब देशों प्रतिनिधियों को कल बुलाया, वो लोग कल आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं सौदा आपका। एक नजर अभी की हेडलाइंस पर। बाजार में लगातार 9वें दिन तेजी। सेंसेक्स निफ्टी 1/4% ऊपर, बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त। फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में तेजी। कल होगी जून सीरीज की एक्सपायरी। सीएनबीसी आवास के पोल के मुताबिक 50% निवेशकों ने माना 8,400 से 8,450 के बीच एक्सपायरी मुमकिन। बल्क ड्रग बनाने वाली कंपनियों को मिल सकती है बड़ी राहत। कैबिनेट की बैठक में बल्क ड्रग पॉलिसी पर मुहर मुमकिन। बल्क ड्रग कंपनियों को 10 साल तक आयकर से भी राहत मिलने की उम्मीद। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। संसद के मॉनसून सत्र की तारीख आज होगी तय। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई से शुरू हो सकता है मॉनसून सत्र। The lock-in for all categories of pre-IPO investors will be only 6 months. NBFCs having more than 500 crores, they can be investors in what is called the institutional category. खुद का बिजनेस शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुशखबरी। स्टार्टअप्स को बाजार से पैसे जुटाने की सेबी ने दी मंजूरी। डिस्क्लोजर नियमों में भी दी। अब आईपीओ की लिस्टिंग के लिए नहीं करना होगा इंतजार। लिस्टिंग का समय 12 दिन से घटाकर 6 दिन किया। सभी आईपीओ अर्जियों के लिए एएसबीए भी बनाया जरूरी। तो सौदा आपका में शेयर पर सलाह दे रहे हैं नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा और साथ ही जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी। सीधा रुख करते हैं अपने जयपुर के दर्शकों का, क्योंकि आज सौदा आपका है जयपुर स्पेशल। अमित सरावगी मेरे साथ हैं जयपुर से। अमित जी का सवाल सुनते हैं। मैंने पीएनबी गिल्ड के 5000 शेयर 22 रुपए में लिए थे, अभी ये ऊपर चल रहा है, तो आगे ये डबल कब तक हो जाएगा? कितने दिन और रुकना चाहिए इसमें? तो पीएनबी गिल्ड्स में क्या करना चाहिए? मयूरेश गुड मॉर्निंग। पीएनबी गिल्ड्स से अमित सरावगी के पास क्या सलाह देंगे आप इसको इसमें? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आई थिंक क्लियरली जो बिजनेस वर्टिकल्स है पीएनबी के, आई थिंक इट इज मोर ऑन द ट्रेडिंग साइड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। सो जितने भी इनके रेवेन्यू आते हैं सब्सटेंशियल कंपोनेंट कम्स फ्रॉम दिस सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई एम नॉट रियली श्योर उनकी बाइंग प्राइस क्या है। So this share can in most probability be a market performer, क्योंकि I think it depends upon the kind of returns that one expects from all these linked securities. एक लंबा प्ले लेना है तो we still prefer banks में I think private space में Axis, yes,
पब्लिक में करना ही है तो आई थिंक SBI. So I think yes, if he's holding on at levels, hold on कर सकते हैं, looking the moment of how the bond market and the G-Sec market is moving. But a market performance रहेगा. I don't think substantial returns can be made over the next 2 years in this stock. लोकेश जी मेरे साथ हैं जयपुर से. लोकेश जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? डाबर MM मेरे पास 200. किस भाव पर लिया था लोकेश जी? 252 रुपए का. ओके, तो 17 रुपए 85 पैसे के मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं. मानव, डाबर में इन्हें 17 रुपए 85 पैसे का मुनाफा हो रहा है. इसकी चार्ट स्ट्रक्चर कैसे है, क्या कहेंगे, कब तक होल्ड करें डाबर को? देखिए, जो करंट लेवल्स में अगर हमने डाबर देखा है तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख रहा है. एंड डेली चार्ट्स में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक ऑलरेडी बॉटम आउट बना चुका है अराउंड द लेवल्स ऑफ 250. इसका जो अपसाइड ब्रेकआउट पॉइंट है 280 का है. एंड इनकेस अगर ये स्टॉक 280 के ऊपर क्लोज करता है सो द नेक्स्ट अपसाइड टारगेट विल बी अराउंड 310 to 335 लेवल्स. तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि ये फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव चाहे तो होल्ड कर सकते हैं या इवन एट लोअर लेवल्स बाय कीजिए बिकॉज इसका डाउन साइड लिमिटेड है. एंड 3 से 4 महीने का एटलीस्ट होल्डिंग पीरियड रखें तो आपको एटलीस्ट अपसाइड 20% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं. और अब विकास जैन मेरे साथ हैं हमारे जयपुर स्टूडियो से. विकास जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास बेल के 2000 शेयर 289 के भाव पे पड़े हैं. अभी 247 रुपए उसका भाव चल रहा है. मुझे निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए? भेल में क्या करें, इनका जो खरीद का भाव रहा था उससे नीचे है भेल. मयूरेश, भेल आपको कैसी दिखती है ये कंपनी, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं सर? सो क्लियरली देखेंगे तो आई थिंक कंपनी काफी दिक्कतों से गुजर रही है. नो द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक नंबर्स भी काफी एनकरेजिंग नहीं रहे हैं बेल के. ऑर्डर बुक श्रिंक हो रहा है, कैश पोजीशन की श्रिंक हो रही है, एग्जीक्यूशन के इश्यूज है. सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट बेल इज फेसिंग एट द करंट जंक्चर. हालांकि आई थिंक द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स ऑर्डर विंस काफी सब्सटैंशियल इनको मिले हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम तेलंगाना. तो आगे जाते वक्त जैसे ही अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, देयर एक्सपेक्टेड कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20 गीगावाट्स एंड दैट कैन बी अ सब्सटैंशियल इंक्रीज. लेकिन आई थिंक द एंटायर स्टोरी इज बेस्ड ऑन हाउ द केपेक्स साइकिल रिवाइज. और जहां तक केपेक्स साइकिल रिकवर नहीं होता है आई थिंक ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स वुड प्रोबब्ली हैव अ टोल ऑन बेल स्टॉक. तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग रिकवरी में काफी समय देना पड़ेगा बेल के लिए. सो एट द करंट जंक्शन मुझे लगता है अगर इनका 1.5 से 2 साल का नजरिया ना हो एंड इफ वन अज्यूम्स कि केपेक्स साइकिल विल स्टार्ट ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, कुछ ट्रैक्शन दिखने मिलेगा. हाउएवर आई थिंक आवर टेक इज दैट इट माइट स्टिल बी एन अंडर परफॉर्मर ओवर द नेक्स्ट 1 year. So we are still maintaining a neutral stance. So the investor will have to give either substantial time to the stock, have patience, or alternatively I think Larsen & Toubro जो related नहीं है BHEL को but within the space itself मुझे लगता है with the kind of value unlocking that the management was talking about, we remain optimistic on Larsen & Toubro. और अब सुनील सोखिया जी से बात करते हैं. सुनील जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल. मेरा सवाल PNB में है. मैंने 220 रुपए के एवरेज में 500 शेयर खरीद रखे हैं. इनको क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, सो 220 इनका एवरेज का प्राइस रहा है. फिलहाल 140 के आसपास PNB है. मानव, कैसे दिखता है चार्ट स्ट्रक्चर, क्या सलाह होगी सुनील जी के लिए? देखिए, ये स्टॉक वीकली और मंथली चार्ट्स में देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है. करंटली जिस तरीका का 130 का आसपास बॉटम बनाया है, मुझे लगता है ये स्टॉक में अभी भी एक बॉटम कंफर्मेशन आया नहीं है. अभी भी यहाँ से फर्दर डाउनसाइड जा सकता है. अगर ये 3 से 6 महीने का अगर होल्डिंग पीरियड रखे तो शायद से ये स्टॉक आपको उन्हें 170 के आसपास मिल सकता है. तो इन दैट केस लोअर साइड में मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि चाहे तो एवरेज करे सो दैट हिज कॉस्ट कम्स डाउन. एंड बट इवेंचुअली ये स्टॉक जब भी एक रैली दे एक अराउंड 165-170 के आसपास तो वहाँ पे आए तो एक शॉर्ट टर्म में कॉल ले सकते हैं कि अगर उन्हें चाहे तो एग्जिट कर ले. बट मेरे हिसाब से नियर टर्म पर्सपेक्टिव में ये स्टॉक में ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है. और इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में जयपुर स्पेशल का ये सफर जारी रहेगा. शामिल करेंगे जयपुर वालों के कुछ और सवालों को जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं. वापस आइए.
सौदा आपका आज है जयपुर स्पेशल। हमारी कोशिश है जयपुर के दर्शकों से हम जुड़े, उनके सवालों का जवाब दे सकें। अंकित जी है मेरे साथ जयपुर से अपने सवाल के साथ। नमस्ते अंकित जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? यस मैम, मेरे पास सीमेंस है 1341 के रेट पे 1341 के रेट पे 40 शेयर है मैम। और मैं मैम शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहता था इसमें। पहले भी सीमेंस में इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मैं प्रॉफिट होके फिर बेच दिया था 1410 पे। पर मैम मैं दोबारा छोड़ा आपको 47 रुपए का। यस मैम, मैं दोबारा भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब पैसे और डालना चाहता हूँ। तो मेरे लिए क्या मतलब प्राइस रहेगी, मतलब एंट्री प्राइस या फिर मैं ट्रिगर क्या लेके चलूँ और आगे स्कोप कैसा है सीमेंस का? जी तो चलिए, पहले तो क्योंकि आपको सीमेंस मुनाफा दे रही है, आप फिर से इस लेवल पर एंटर करना चाहते हैं। मानव, क्या आपको ये सही डिसीजन लगता है सीमेंस में इन्हें और सीमेंस इन्हें जोड़ना चाहिए? कैसी दिखती है आपको इसके चार्ट स्ट्रक्चर? क्या सलाह देंगे अंकित को? देखिए, चार्ट वाइज तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे भी तो स्टॉक का जो लोअर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 1320 के आसपास है। जैसे उन्होंने कहा कि वो और इसमें निवेश करना चाहे तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि 1320 और 1330 के आसपास अगर ये स्टॉक कभी डाउनसाइड करेक्शन में मिले तो ज़रूर लीजिए, बिकॉज इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट चैनल के आसपास आता है। एंड यूजली स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के नीचे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब तक 1 साल के ऊपर गया नहीं है, वहाँ पे ही ट्रेड करा है। अपसाइड में ये स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 1420 का। तो अभी ये एक बैंड में चल रहा है, जो नीचे में 1300 है, ऊपर में 1420 का बैंड है। जो चार्ट फॉर्मेशन सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें अपसाइड ब्रेकआउट आने की संभावना है। मेरे हिसाब से ये जो फॉर्मेशन है इसको 15-20 दिन भी लग सकते हैं। सो पेशेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपसाइड में इसका टारगेट एटलीस्ट 1550 के आसपास आता है। अगर अपसाइड में ब्रेकआउट आए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अगर ये चाहे तो 1300 के जो 1300 का सपोर्ट समझ के ले सकते हैं। मीडियम टर्म इसका होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट 2 महीने का रखें। मयूरेश, आपको भी इस सवाल का हिस्सा बनाना चाहूंगी। सीमेंस इंडिया आपको कैसी ये कंपनी दिखती है, ताकि अंकित को अपना आगे का फैसला लेने में आसानी हो? आप अगर इस कंपनी के बारे में हमें बता दें थोड़ा। So clearly, I think the business verticals, railways can be a big value addition in terms of the kind of capex जो रेलवे मिनिस्टर साहब ने लेआउट किए हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हुई या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, द अपॉर्चुनिटीज आर प्रीटी ह्यूज। एक्सपोर्ट्स इज अ मिनिस्ट्रियल कंपोनेंट। द अदर केवियट प्रॉब्ली फॉर द स्टॉक इज देयर ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक काफी लोअर लेवल्स पे मैं करता हूँ, तो बुक टू बिल इज क्लोज टू 1 और 1.1 टाइम्स, जिसकी वजह से आई थिंक ऑर्डर फ्लोज कंसिस्टेंटली आना, इनको एग्जीक्यूट करना, आई थिंक दैट विल बी द की। दूसरी बात, आई थिंक वैल्यूएशंस का एक बहुत बड़ा हेडविंड है, क्योंकि द करंट जंक्शन अराउंड 67-68 टाइम्स। हमें लगता है आई थिंक काफी कुछ प्राइस में बिल्ट इन हो चुकी है। तो आई वेट फॉर सब्सटेंशियल डिक्लाइंस ऑन टू द स्टॉक इवन ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, क्योंकि करंट लेवल्स में मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस हैव प्रॉब्ली पीक्ड आउट फॉर सी। और अब किशन सिंह मेरे साथ है। नमस्ते किशन जी, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? मैंने शारदा कोर्स के 200 शेयर 330 रुपए मिली हैं, वो डबल कब तक हो जाएंगे? थोड़ा सा मेरे को इस बारे में बताएं। डबल कब तक हो जाएंगे ये तो खैर बता नहीं सकते, लेकिन कैसे इसके चार्ज स्ट्रक्चर? मानव, शारदा कॉर्प कैसी दिखती है आपको इसके चार्ज? क्या सलाह देंगे? डबल कब तक होंगे? सवाल का जवाब है तो बता दीजिए। देखिए, ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से करना चाहे तो मेरे हिसाब से इसमें अब अभी भी कोई मोमेंटम ट्रेडिंग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल 3-4 दिन पहले जिस तरीका का स्पाइक देखा था, अभी स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में है। एंड आई थिंक ये कंसोलिडेशन फेज अगले 3 से 4 हफ्तों तक कंटिन्यू रहेगा। मेरी इनको नीचे में जो सपोर्ट है ये स्टॉक का अराउंड 330 का है। तो मैं उन्हें सजेशन दूंगा कि अगर लोअर साइड में अगर ये स्टॉक मिले अराउंड बिलो 330 और 320 के बैंड में, तो ये स्टॉक में फिर से री एंट्री करें। एंड देन पॉसिबल अपसाइड इसका टारगेट 375-380 का रख सकते हैं, बिकॉज इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर्स में अभी भी पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। इवन हाई टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रहे हैं कि अपसाइड एक रैली आ सकती है। तो ये स्टॉक को आइडली लोअर साइड में अगर ट्रेड किया जाए और लो साइड में लिया जाए 1 महीने की होल्डिंग पीरियड से, तो आप ये स्टॉक में अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। और सन टीवी में हम देख रहे हैं जबरदस्त गिरावट, करीब 11% की गिरावट। तो क्यों है ये गिरावट सन टीवी पर? इसमें लेंगे एक चेक। सौदा आपका में आगे।
और सन टीवी के शेयरों में हमें आज भारी गिरावट दिख रही है। करीब इस शेयर में हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले 11% की गिरावट थी और अभी ये आपके सामने है 33 अंक कमजोर 288 पर सन टीवी। लेकिन क्यों आ रही है गिरावट, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता सोनम मेहता से। सोनम, क्यों गिर रहा है सन टीवी, क्या वजह है? देखो, सन टीवी का यहाँ पे मामला उलझता ही जा रहा है। एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग सरकार के लोगों से। जहाँ पे पहले कल ये खबरें आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होम मिनिस्ट्री के साथ सहमति में है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस सन टीवी को नहीं देना चाहिए, उनके 33 चैनल्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देना चाहिए। वही अटॉर्नी जनरल हो या फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, ये सन टीवी के पक्ष में है, जहाँ पे उनका मानना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द नहीं करना चाहिए। आज एफएम ने हमारे सहयोगी चैनल से बात की है और वहां पे उनका कहना रहा, जो एफएम यहां पर एक वकील की तौर पर भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये पूरा मामला इस तरह का कैंसिल करना, ये पूरा मामला कोर्ट में जाता हुआ दिखाई देगा और इस कोर्ट में फैसला सन टीवी के पक्ष में आ जाएगा और सरकार यहां पर हारती हुई दिखाई दे सकती है। तो और वैसे भी पीएम ज्यादातर इस तरह के बैंड्स में इन जनरल बैंड्स को फेवर नहीं करते हैं। तो एफएम का मानना है कि यहां पर ये जो पोजीशन है कैंसिलेशन की, वो थोड़ी सी रिडिकुलस है, इस तरह का कदम नहीं लेना चाहिए। पर आपको बता दूं, ये मामला सुलझता ही जा रहा है क्योंकि सन टीवी के लिए ये सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना बहुत ही जरूरी है, वरना उनके ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, उनको ऑफ एयर जाना पड़ सकता है। और ये पहली बार नहीं है क्योंकि पहले भी उनके यहाँ पर रेडियो चैनल्स 40 FM रेडियो चैनल्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। होम मिनिस्ट्री अपने पक्ष में यहाँ पर खड़ी हुई है, उनका यही कहना है कि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलना चाहिए। अब पीएमओ उनका साथ दे रहे हैं, वही अटॉर्नी जनरल हो या फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, वो दूसरी तरफ खड़े हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस सन टीवी को मिल जाना चाहिए। तो पूरा मामला उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सोनम इस पूरी जानकारी के लिए। तो सन टीवी के 33 चैनल हैं सन ग्रुप के और इन पर सवालिया निशान खड़ा है फिलहाल उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को लेकर के। और जिस तरह से मामला उलझ रहा है, इसका दबाव हम आज स्टॉक पर आते हुए देख रहे हैं। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूंगी, आप सन टीवी और इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? सो क्लियरली प्रियंका जी, आई थिंक रेगुलेटरी ओवरहैंग जो है, आई थिंक उसको थोड़ा क्लियर होने दीजिए। लेट द डस्ट सेटल। आई थिंक देयर इज नो नीड एंड रश टू गेट इनटू द स्टॉक। हालांकि आई थिंक वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म पे आई थिंक कंपेयर करें तो काफी अट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई थिंक 22-23 टाइम पे ट्रेड करता था। इट हैज कम मच लोअर देन दैट, बट आई थिंक लोअर वैल्यूएशंस डज नॉट मीन दैट वन शुड गो एंड बाय द स्टॉक। लेट द रेगुलेटरी ओवरहैंग गेट क्लियर्ड। ओके, तो वेट एंड वॉच मयूरेश कह रहे हैं आपको। लेकिन आज किन शेयरों पर है एफआईआई ब्रोकरेज की नजर, बताएंगे सौदा आपका में आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा कायम है। एफआईआई ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए को उम्मीद है कि निफ्टी अगले एक साल में 11,500 तक जा सकता है। सीएलएसए ने और क्या कहा है बताने के लिए जुड़ रही है नियति हमारे साथ। नियति, गुड मॉर्निंग, क्या कह रही है सीएलएसए? बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और बेसिकली मैं बताऊंगी कि टेक्निकल रिपोर्ट है, तो इसलिए थोड़ी सी गौर देने की बात होगी। सीएलएसए जो 12 महीने का लक्ष्य बता रहा है 11,500 का, वो साल अंत तक बता रहा है, मतलब एक साल के अंदर आपको आएगा। और यहाँ से आरआईएल और जो बैंक्स है यहाँ लीड करते हुए नजर आएंगे। इनका मानना है कि पिछले जो 9 दिनों की जो तेजी है वो आगे अभी थोड़े दिनों तक जारी रह सकती है। जिस तरह से रिबाउंड किया है, एक 8 महीने का निचला स्तर छूने के बाद बाजार ने पुल बैक आ सकता है अगले कुछ दिनों में 8800 के आसपास निफ्टी का, ऐसा मानना है सीएलएसए के जो टेक्निकल एनालिस्ट है लॉरेंस बेलानको का। अगले 3 महीने में निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है 8800 के आसपास, इनका मानना है। हालांकि क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में है बाजार, इसीलिए जो पिछले लोज थे 7940 के आसपास का, वो दोबारा छू सकता है। इसलिए निवेशकों को अभी थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा दूर है ये इस पूरे कंसोलिडेशन फेज में। और 8000 के आसपास एक्यूमुलेट कीजिए, 8000 के आसपास यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि एक साल में ये निफ्टी 11,500 तक का जा सकता है। बैंकिंग शेयरों में यहाँ पे तेजी आएगी। ऑयल एंड गैस स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज इनको बेहद पसंद है और यहाँ पे बड़ी तेजी की इनको उम्मीद है। 17% का एक अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में देख रहे हैं। 11,070 तक के लक्ष्य रिलायंस आपको दिखा सकता है। तो क्लियरली साल अंत तक निफ्टी आपको 11,500 तक के लक्ष्य दिखा सकता है और रिलायंस और बैंक यहाँ पर लीड करते हुए नजर आएंगे।
ऐसा माना है CLSA का। साथ ही नियति, और किन शेयरों पर आज FII ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स है? तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ऑरोबिंदो फार्मा की सबसे पहले बात करेंगे। आज आपने देखा कि तेजी है, 3% के आसपास ये स्टॉक चढ़ा हुआ है। सिटी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, टॉप पिक है ये फार्मा सेक्टर में, इनका 1945 तक के लक्ष्य दिख रहे हैं, 40% के आसपास का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक में आता हुआ। ये ट्रांजिशन फेज में है, एक प्लेन वनीला जेनरिक से एक कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स कारोबार में उतरने के लिए तैयार है। स्टॉक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, 30% डिस्काउंट अपने पेयर्स पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह से ये आगे चल के इनके कॉम्प्लेक्स जेनरिक कारोबार में और तेजी आएगी, इससे 40% के अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक दिखा सकता है। 1945 तक के लक्ष्य आपको ऑरोबिंदो फार्मा में दिख सकते हैं। M&M पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, 14% के अपसाइड पोटेंशियल के लिए आप निवेश करके चलिए। 1520 रुपए तक के लक्ष्य देख रहे हैं। जिस तरह से कल इन्होंने जीतो लॉन्च किया है, LCB मार्केट में इसकी पैठ और बढ़ेगी। रिटेरेट कर रहे हैं अपने बाय का कॉल, रिस्क रिवॉर्ड इनका बहुत ज्यादा फेवरेबल है। 1520 रुपए तक के लक्ष्य M&M भी आपको दिखा सकता है। शुक्रिया नियति इस पूरी जानकारी के लिए। आपको यहाँ हम बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा है। TV 18 का ये चैनल है। TV 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। और अब जयपुर से GP सैनी जी हमारे साथ हैं, और आज है सौदा आपका जयपुर स्पेशल, इसलिए जयपुर के दर्शकों को हम जोड़ रहे हैं। सैनी साहब नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ नमस्ते मैडम, मैं अशोका लीलैंड के बारे में पूछ रहा था। हाँ जी, कितने शेयर हैं आपके पास, किस भाव पर लिया था सैनी साहब? 66 में लिया, 300 शेयर है मेरे पास। ओके, तो अभी आपको 4 रुपए 55 पैसे के आसपास मुनाफा जरूर दिख रहा है अशोक लीलैंड में। मानव, अशोक लीलैंड, इसकी चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? सैनी साहब के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने रिसेंटली सिर्फ टाइम करेक्शन हमें देखने को मिला है, प्राइस करेक्शन ये स्टॉक में एक्चुअली आया नहीं है। एक साइडवेज मोमेंटम और में ही चल रहा है और अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ चल रहा है। इसका जो डाउनसाइड सपोर्ट है वो 62 और 63 के बैंड के आसपास है। मुझे लगता है ये स्टॉक 62-63 का सपोर्ट जरूर होल्ड करेगा। इन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में एक नया हाई मारने की चांसेस बनते हैं, बिकॉज इसके जो भी ट्रेंड्स और ऑसिलेटर्स हाई टाइम फ्रेम चार्ट पे अभी काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे हैं। एंड वो जो मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है लास्ट एक दो साल के ट्रेंड में, मुझे लगता है वो मोमेंटम इनफैक्ट कंटिन्यू करेगा और एक नया हाई बन सकता है। सो मेरी उनकी सलाह रहेगी कि वो करंट लेवल्स पे अपने स्टॉक को होल्ड कीजिए। एंड अपसाइड अगर 3 से 4 महीने में ये स्टॉक अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है 74 लेवल्स के ऊपर, तो उन्हें 88 और 95 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अब योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? मैंने HMT 36 के भाव में 3000 शेयर ले रखे हैं, तो आगे मुझे इसमें अच्छा रिटर्न कब तक मिल सकता है वो मुझे जाना था। ओके, HMT के शेयर है इनके पास, फिलहाल इन्हें मुनाफा हो रहा है। 36 रुपए में खरीदा था, 40 रुपए के आसपास HMT। वैरेश, HMT आपको कैसी ये कंपनी दिखती है, क्या सलाह देना चाहेंगे? पुरानी कंपनी रही है, आगे के लिए आप क्या कहेंगे? मयूरेश जी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं ये सवाल मानव के सामने रखती हूँ। HMT में क्या सलाह होगी? HMT के 3000 शेयर हैं योगेश जी के पास, क्या आपको लग रहा है इसमें क्या करने की आप सलाह देंगे? देखिए, मैं उन्हें सजेस्ट दूंगा कि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में ही रहा है। एंड यूजली ये स्टॉक एक जब ये रैली देखने मिलती है तो 100 डे एवरेज के आसपास आके फिर वापस एक नया लो बनाता है। जस्ट बिकॉज ही इज मेकिंग प्रॉफिट, मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि ये स्टॉक में से प्रॉफिट करके एग्जिट कीजिए, बिकॉज ये स्टॉक में अपसाइड लिमिटेड लग रहा है। आई डोंट थिंक ये स्टॉक 42 और 43 के लेवल्स अपसाइड क्रॉस कर सकता है। सो इफ यू वांट्स थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट अभी बुक कर दीजिए एंड बाकी के स्टॉक पे 38 का स्टॉप लॉस लगा के वो होल्ड कर सकते हैं। बट अपसाइड 43 मैक्सिमम मुझे लग रहा है, सो इट शुड बी अ सेल ऑन राइज। ओके, सेल एंड राइज HMT में कह रहे हैं मानव। धीरज कालरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरज जी नमस्ते, बताइए कि शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं?
नमस्ते मैडम, मेरे पास TCS है मैडम, 250 शेयर है, 250 शेयर है 950 के भाव पर। ओके, बहुत बधाई हो, बहुत शानदार मुनाफा हो रहा है आपको। 16 से 29 रुपए के मुनाफे पर बैठे मैं धीरज जी। यस मैडम, उसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे 10 से 15 साल 20 साल मुझे कोई पैसों की जल्दी नहीं है। बस मुझे ये जानना था कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है ये कैसा है इन्वेस्टमेंट है, मतलब मुझे ये एक छोटे पेड़ से मुझे बहुत बड़ा पेड़ बनाना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है। तो उसके लिए इस हिसाब से जैसे पहले इन्फोसिस ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया था शेयर होल्डर्स को, तो ये TCS मुझे अच्छा शेयर होल्डर, मैं अच्छा शेयर होल्डर्स का बन पाऊंगा कि नहीं, ये कंपनी कैसी है और इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से उस बारे में बताइए। और मुझे LNT भी लेना है तो उस हिसाब से भी बताइए मैडम। LNT भी निवेश करना है 10 से 20 साल के लिए। LNT में भी करना चाहते हैं आप? हाँ, ओके, पहले TCS 10-20 साल। यस मैडम। ओके, चलिए, तो धीरज को कोई जल्दी नहीं है। धीरज जी को अभी भी जो मुनाफा हो रहा है ये बिल्कुल भी इस प्रॉफिट को बुक करना नहीं चाहते। मयूरेश, TCS में जबरदस्त मुनाफे पर बैठे हुए धीरज कालरा और आगे भी बने रहना चाहते हैं, लंबी अवधि पर इनकी नजर टिकी हुई है। LNT भी पूछ रहे हैं कैसी है, दोनों ही के फंडामेंटल समझाइए जरा। सो क्लियरली आई थिंक पहली बात तो कांग्रेचुलेशन धीरज जी को। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट्स होता है वो रीप कर रहे हैं। जहां तक TCS का सवाल आया, लुकिंग एट हिज प्राइस, आई थिंक डेफिनेट होल्ड करना चाहिए। जैसे ये कंपनी के डायनामिक्स है, मैनेजमेंट है, द डिफरेंट वर्टिकल्स इट इज गेटिंग इनटू, और जो प्रीमियम में डिराइव करता है आई थिंक कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, आई थिंक इसकी ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियल हो सकती है अगले 10 से 15 सालों में। आई थिंक इट कैन बी अ मार्केट लीडर इन क्वाइट अ फ्यू सेगमेंट्स। इसका जो एक ग्रिप है स्पेसिफिकली आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में, आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू मेंटेन दैट लीडरशिप पोजीशन। So I think continue to hold that. LNT I think because धीरज जी के पास एक बहुत लंबे समय का एक टाइम होराइजन है, बिल्कुल डिक्लाइंस पे LNT को ये बाय कर सकते हैं। एक प्राइम बैरोमीटर है इंडियन इकोनॉमी का। जैसे केपेक्स साइकिल रिवाइव होगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में और जैसे इनके वैल्यू अनलॉक के प्लान्स हैं, मुझे लगता है आई थिंक दिस कंपनी कैन बी अ की बेनिफिशियरी व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कैपिटल गुड्स स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रोक इंजीनियरिंग सेगमेंट। तो बिल्कुल आई थिंक LNT में ऑन डिक्लाइंस निवेश कर सकते हैं बिकॉज इज गॉट अ लॉन्ग टर्म व्यू। आई थिंक दिस स्टॉक will also give him rich dividends over the next 10-15 years. और अब राकेश शर्मा मेरे साथ है जयपुर से। राकेश जी नमस्ते, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? 1800 शेयर मणिपुरम फाइनेंस लिए थे 22 रुपए में, अब इसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इसे एग्जिट हो जाना चाहिए, आगे इसमें क्या लगता है? ओके, सो मुनाफा हो रहा है मणिपुरम फाइनेंस में, इन्हें क्या एग्जिट करने का ये सही समय रहेगा मानव इनके लिए? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे भी तो ये स्टॉक ने एक अच्छा सा मोमेंटम देखा है एंड मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो डेली और वीकली चार्ट्स में एक जो हमने रैली देखी है आई थिंक काफ़ी ओवरबॉट जोन में आ चुका है एंड इनके कॉस्ट प्राइस में भी इन्होंने अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से एग्जिट कर लीजिए एट करंट लेवल्स बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्टॉक का मोमेंटम है एट हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स में एग्जॉशन दिख रहा है एंड लास्ट 1-2 हफ्ते में भी देखेंगे तो जो राइज आया है वो एक डिमिनिश्ड विद वॉल्यूम्स भी इतने खास नहीं रहे हैं रिसेंटली 1-2 हफ्ते में। मैं उन्हें सलाह दूंगा इस स्टॉक में से निकल के अगर वो चाहे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ले सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव कर चुका है एंड ये स्टॉक में अभी भी यहाँ से अपसाइड 15 to 20% का रैली आ सकता है। वो चाहे तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस को 52 डिप्स भी कर सकते हैं। और अब वरुण से बात करते हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरे पास में जीनस पावर के शेयर हैं 110 रुपए के स्प्लिट होने के बाद के भाव से। पहले 10 रुपए 30 की वैल्यू, अभी 1 रुपए फेस वैल्यू हो गई है। तो इसने अभी जीनस पेपर के भी शेयर्स दिए हैं 1 पर 1। तो मेरे को ये पूछना है कि मेरे 110 के भाव के हिसाब से जीनस पावर है अभी शायद 24-25 रुपया भाव है, तो इसका क्या एवरेज बनाए आगे क्या करें? और दूसरा एक टिन प्लेट है 2500 शेयर 84 के भाव पे, तो वो भी अभी करीबन 55-60 रुपए है, तो उसका क्या करें? मानव, 2 शेयर्स है जिनका जिक्र वरुण कर रहे हैं, जीनस पावर और टिन प्लेट, एक एक करके बताएं इनमें क्या स्ट्रैटेजी अख्तियार करनी चाहिए इन्हें? देखिए, जीनस पावर स्पेसिफिकली लास्ट 6 महीने में एक साइडवेज करेक्शन मोड में चल रहा है एंड
एंड नॉर्मली ये स्टॉक जो है करेक्शन मोड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कभी इस स्टॉक में से ब्रेकआउट आएगा। ये स्टॉक ऑलरेडी 300 टाइम्स एक राइज देने के बाद एक कंसोलिडेशन कर रहा है। इस स्टॉक में ज़्यादा डीप प्राइस करेक्शन देखने नहीं मिला है, जो सजेस्ट कर रहा है कि पॉसिबली ये स्टॉक में एक अपमूव आने की चांसेस है। तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि जीनियस पावर में एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। डाउनसाइड में 20 के नीचे मुझे स्टॉक जाता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड पॉसिबली अगर ये स्टॉक कंसोलिडेशन पैटर्न में से ब्रेकआउट करे, जो उसका प्रीवियस हाई था 35-37, वो जरूर टेस्ट करने आ सकता है इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। 3 प्लेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेशन है। 90 से गिरता हुआ ये स्टॉक अभी 52 रुपए के आसपास आके एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक को बेस बनाने के लिए और 1-2 महीना लग सकता है। इसका जो अपसाइड ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट आता है वो आता है 62-63 के ऊपर, एंड चांसेस काफ़ी है कि ये स्टॉक बेस बना के अपसाइड ब्रेकआउट दे। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में होल्ड करे तो अपसाइड में इन्हें 70 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 3 प्लेट में चाहे तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी बाइंग कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म बेस सपोर्ट बन के एक स्टॉक चलने की ज़्यादा संभावना है। सौदा आपका में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। सौदा आपका आज है जयपुर स्पेशल, जहां हम जयपुर के दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अजय मुंद्रा जी मेरे साथ है। नमस्ते अजय जी, पूछिए अपना सवाल। मैं अजय मुंद्रा जयपुर से। मैंने कैस्ट्रॉल के 100 शेयर 439 रुपए में लिए हुए हैं। अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ऑलराइट, तो कैस्ट्रॉल के 100 शेयर है इनके पास 439 के भाव पर, क्या करें इसमें? मानव, आपके पास आना चाहूंगी। कैस्ट्रॉल के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं, क्या करने की सलाह देंगे? लॉस हो रहा है इन्हें क्योंकि 439 खरीद का भाव रहा है, अभी 443 के आसपास है ये स्टॉक। जी, इनफैक्ट ये स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड हम लोग ने काफ़ी एग्रेसिव बाय कॉल्स भी निकाले फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आप देखेंगे भी तो जो इसका हाई बना था 6 महीना पहले 540 का, वो लेवल से स्टॉक जिस तरह गिरा, एक कम्प्लीटली करेक्टिव रैली, एंड नॉर्मली जब एक करेक्टिव रैली के बाद हमें एक बहुत शार्प अपराइज देखने मिलता है, तो एक क्लियर सजेशन है कि डाउन साइड में ये स्टॉक का लिमिटेड है। 420 और 400 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर्स है। मैं इन्हें सलाह दूंगा अगर ये अपना जो ट्रेडिंग पीरियड है वो एटलीस्ट थोड़ा एक्सटेंड करके 2 से 3 महीने का अगर होल्डिंग पीरियड रखें तो इन्हें ज़रूर अपसाइड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड ये स्टॉक का जो मोमेंटम और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। सो मेरे हिसाब से होल्ड करें या लोअर लेवल्स में चाहे तो एक शॉर्ट टर्म पोजिशन भी क्रिएट कर सकते हैं। और अब वरुण माहेश्वरी है मेरे साथ। वरुण जी बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो जी वरुण जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, पूछिए अपना सवाल सर। हाँ, मेरे पास ये जो है जेपी एसोसिएट के 1800 शेयर पड़े हुए हैं 35 रुपए से लेकर। जेपी एसोसिएट, हेलो जी जी हाँ, मैं शेयर समझ नहीं। अच्छा, जयप्रकाश एसोसिएट के आपके पास है 1800 शेयर है। हाँ, और 35 रुपए से लेकर के 77 रुपए तक के दिए हुए हैं, उससे क्या करूं? ओके, तो जयप्रकाश एसोसिएट में क्या करें ये जानना चाहते हैं। नुकसान हो रहा है 46 रुपए का फिलहाल इन्हें। मयूरेश, जयप्रकाश एसोसिएट क्या करेंगे? पुरानी खरीद रही है, काफी ऊंची खरीद रही है इनकी, आपको कैसी दिखती है ये कंपनी, क्या सलाह देंगे इन्हें आप? अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इन्वेस्टर ने आई थिंक रॉन्ग लेवल्स पे एंट्री ली थी स्टॉक में, और स्टॉक उसके बाद आई थिंक दिक्कतों में आई थिंक एम्ब्रॉइल होता गया। एक तो उसकी हाई डेट ऑन बैलेंस शीट्स, गवर्नेंस इश्यूज आए, जो प्लांट्स ये सेल करना चाहते हैं, आई थिंक वैल्यूएशंस विल बी की गोइंग फॉरवर्ड। बट क्लियरली आई थिंक लुकिंग एट ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, मुझे नहीं लगता आई थिंक एक मीनिंगफुल रिकवरी हो सकती है कॉस्ट प्राइस की तरह। ऑल्टरनेटिवली आई थिंक आई सजेस्ट इन्वेस्टर अगर यही स्पेस में रहना है, क्योंकि सीमेंट में हम काफी बुलिश हैं विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो जेके सीमेंट हुआ, इवन फ्रॉम द टॉप प्लेयर्स अल्ट्राटेक हुआ, आई थिंक दीज शेयर्स कैन गिव अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। और अब नवनीत कोठारी है मेरे साथ। नमस्ते कोठारी जी, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरे पास ऑयल इंडिया के 250 शेयर है 490 की रेट के, तो मुझे उसको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए?
ओके, ऑयल इंडिया में क्या करें? मयूरेश, ऑयल इंडिया कैसी दिखती है आपको? क्या सलाह देंगे आप किसी को इसमें? क्या करने के लिए कहेंगे आप नवनीत जी को? सो क्लियरली आई थिंक अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं और ऑयल इंडिया के जैसे प्रोडक्शन और केपेक्स प्लान्स हैं फॉर द कमिंग 2 years और जैसे हमने देखा है क्रूड की प्राइसिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ अंडर रिकवरी आई थिंक बुक्स में से निकल जाती है। ऑयल इंडिया हालांकि आई थिंक सब्सटेंशियल बेयर करता नहीं था, द ओनली टेक वाज हाउ द प्रोडक्शन नंबर्स विल स्टैक अप। लेकिन अगर केपेक्स प्लान के सक्सेसफुल हुए तो आई थिंक दैट कैन हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ ए आई थिंक देयर ऑयल प्रोडक्शन एंड बी आई थिंक गैस प्रोडक्शन, बिकॉज प्राइसिंग हैज अगेन बीन डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ 6 monthly और ईयरली बेसिस। तो मुझे लगता है अगर इनका बहुत लंबा समय का व्यू है, अराउंड 2 to 3 years, लुकिंग एट द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट वन इज लुकिंग एट एंड अगेन आई थिंक क्लियरली लुकिंग एट द ट्रेजेक्टरी, ही कैन प्रॉब्ली होल्ड ऑन टू द स्टॉक। इसी के साथ मयूरेश जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है सर। आज कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? प्रियंका जी, जो भी स्टॉक्स की चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शायद डिस्कस किया। थैंक्स अ लॉट मयूरेश हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। स्वागत आपका भी। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद स्टॉक्स फटाफट में आपको सलाह देंगे मानव चोपड़ा। तो वापस आइए जानने के लिए कि क्या करना चाहिए आपको अपने शेयर्स में। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। पहला सवाल विजय नागर जी का नोएडा से। रोल्टा के 19 शेयर हैं इनके पास 110 रुपए के भाव पर। मानव, रोल्टा में क्या सलाह होगी? जी, इसमें सेल कीजिए बिकॉज स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट चैनल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निकुंज पटेल सूरत से जानना चाहते हैं वेदांता में क्या करें? 3500 शेयर और इनकी खरीद का भाव रहा है 230 रुपए। इस स्टॉक में भी सेल ही रहेगा बिकॉज इस स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी डाउन साइड है, इसमें कोई शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है एंड सेल ऑन राइज अप्रोच रहेगा इसमें। दिल्ली के अजय कुमार जानना चाहते हैं टीटागढ़ वैगन के बारे में। 1500 शेयर हैं, इन्होंने जब ये शेयर खरीदा था तो 230 रुपए के भाव पर था। देखिए, ये स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट चैनल्स के नीचे ट्रेड करा है एंड इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी वीक हो चुका है, तो इट विल बी अ सेल ऑन राइज। राहुल कुमार लखनऊ से पूछ रहे हैं ओएनजीसी के 100 शेयर ये होल्ड करते हैं, 488 रुपए में इन्होंने खरीदा था। बिल्कुल, ये स्टॉक काफी अच्छा है एंड दिस स्टॉक विल बी अ बाय बिकॉज एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है, इसमें अपसाइड एटलीस्ट 15-20% देखने मिल सकता है। भारत कोटक जी के पास है सेल के 750 शेयर, 161 रुपए में इन्होंने खरीदा है। देखिए, स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म आ रहा है एंड कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। इसका जो परफॉर्मेंस है काफी वीक रहा है ऑन द चार्ट स्ट्रक्चर, सो इट विल बी अ सेल। दिनेश जोगनपुत्र भावनगर से जानना चाहते हैं एमटेक ऑटो पर आपकी सलाह। 1500 शेयर है इनके पास, 215 रुपए 20 पैसे में खरीदा था। देखिए, स्टॉक काफी इराटिक मोमेंटम रहा है एंड ये स्टॉक ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर्स काफी अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया है विद वॉल्यूम्स, तो मुझे लगता है स्टॉक में और डाउनसाइड देखने मिल सकता है एंड पोटेंशियल है कि स्टॉक में और 15% डिक्लाइन हो, सो इट विल बी अ सेल। सूरत के विपुल जी के पास है मदरसन सुमी के 500 शेयर जो इन्होंने 315 पर खरीदे हैं। जानना चाहती है आगे क्या करें? देखिए, स्टॉक अभी भी अच्छे से लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है एंड अच्छा सपोर्ट लेते हुए एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। इसके जो भी फॉर्मेशंस काफी अच्छे लग रहे हैं एंड चार्ट्स स्ट्रक्चर सजेस्ट करे कि स्टॉक में फर्दर अपसाइड आ सकता है, इट विल बी अ बाय। योगेश जोशी जी जानना चाहते हैं स्ट्राइड्स एल्कोलैब के बारे में। 100 शेयर 840 रुपए में खरीदा है। ये स्टॉक फार्मा स्पेस में से काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है एंड इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। इसमें बाय ऑन डिप्स अप्रोच ही रहे तो अच्छा रहेगा। स्टॉक का जो मोमेंटम हमें दिख रहा है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में, इट इज वेरी बुलिश। ओके, नासिक के हर्षल जी के पास है बजाज कॉर्प के 100 शेयर 170 रुपए में खरीदे हैं इन्होंने। जी बिल्कुल, ये स्टॉक विल बी अ बाय बिकॉज स्टॉक का जिस तरीका का मोमेंटम हमने देखने मिला है लास्ट 6 महीने का ट्रेंड काफी अच्छा रहा है
एंड ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपने 100-day मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अजय कुमार जी के पास है आंध्रा बैंक के 300 शेयर 86 रुपए में खरीदा है। आगे क्या करना चाहिए आंध्रा बैंक में? सलाह रहेगी कि ये स्टॉक को बाई कीजिए, बिकॉज जिस तरीका का हमने डिक्लाइन देखा है इसमें एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट रैली आ सकता है एंड मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स बॉटम आउट हो रहे हैं, तो इसके चलते हुए आंध्रा बैंक में नियर टर्म पर्सपेक्टिव में 15-20% अपसाइड आ सकते हैं। फरीदाबाद के कपिल खुराना जाना चाहते तिलक नगर इंडस्ट्रीज के बारे में 500 शेयर 40 रुपए में खरीदा है। ये स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है एंड कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है। इस स्टॉक में मुझे नहीं लगता कोई रिस्पाइट मिलेगा। इट इज अ सेल ऑन राइज। और इसी के साथ मानव जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे प्लीज? मेरे पास कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट जो भी स्टॉक्स हमने मेंशन किए हैं वो क्लाइंट्स को जरूर रेकमेंड किए होंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में।